वेलकम टू तरुण आईएएस। माय नेम इज रोहित कुमार। आज हम बात करेंगे 19 सितंबर 2022 के करंट अफेयर के आधार पर प्रश्नोत्तरी, या आप इसको एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कह सकते हैं, जो आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। ये सारे प्रश्न जो है द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज के बेस के आधार पर होता है, ताकि आपका एग्जाम जो है बहुत ही बेहतर हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी, जो प्रीलिम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहली अगर हम बात करें इस प्रीलिम्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की बात करें, तो इसमें जो है पीएम गति से संबंधित ये प्रश्न आपको इसमें आते हैं। कहा जाता है कि पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें। पीएम गति शक्ति का नाम आपने सुना होगा। तो इसमें 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, और सबसे पहले मैं बार बार कहता हूं कि जब भी आप स्टेटमेंट पढ़ने के बाद जो है आप ये देखिए सबसे पहले कि प्रश्न में क्या पूछ रहा है, या कौन सा सही है या गलत पूछ रहा है। तो यहां पर प्रश्न में कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो सबसे पहले सत्य की ओर हम चलते हैं। कहता है कि यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो बुनियादी ढांचा संपर्क परियोजना को एकीकृत योजना और समन्वित कार्यान्वयन के लिए रेलवे, रोडवेज सहित 16 मंत्रालय को एक साथ लगाया गया। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान, पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि एक 2019 में शुरू की गई और 110 लाख करोड़ रुपए की राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन से इसको क्या किया है, समाहित किया गया है। और तीसरा जो है पोर्टल मौजूद बुनियादी ढांचे सहित भू स्थानिक डेटा की 200 प्लस लेयर की पेशकश करेगा। ये 3 स्टेटमेंट दिया है, और इन तीनों स्टेटमेंट के आधार पर इसका आप उत्तर दे सकते हैं। एक बार पोज करके आप दे सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि ये तीनों स्टेटमेंट यहां पर सत्य है। पीएम गति जो शक्ति मास्टर प्लान है, एक तरीके से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकार जो है हमारे यहाँ की जितनी भी बुनियादी ढांचा है, जिसको आप इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, उस इंफ्रास्ट्रक्चर संपर्क परियोजना के माध्यम से सबको एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर लाने की बात करता है, सबको समान्वित और कार्यान्वित करता है, चाहे रेलवे हो, रोडवेज हो, और इसके अलावा 16 मंत्रालय भी। इसके आधार पर पहला स्टेटमेंट आपका क्या होता है, सत्य होता है। दूसरी बात यह है कि इसकी शुरुआत 2019 में की गई थी। 10 लाख करोड़ की राष्ट्रीय अवसंरचना जो पाइपलाइन समाहित भी इसी के दौरान किया गया था। तो इसके अनुसार से जो इसकी जो आंसर होंगे, वो आंसर आपका क्या होगा, डी होगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड इज अ राइट आंसर। थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं कि पीएम गति शक्ति है क्या। पीएम गति शक्ति जो है, फिर से एक बार समझ लीजिए कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म जो रेलवे, रोडवेज, जितने भी ट्रांसपोर्टेशन है उसके सहित 16 मंत्रालय को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकत्रित करके वो लाता है, जिसके माध्यम से परियोजना की जो आधारभूत संरचनाएं हैं, वो जो हो आपको आधारभूत संरचनाएं बनाने में आपको मदद मिले। 2019 में इसकी स्थापना हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी। 110 लाख करोड़ की राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन भी इसी में समाहित है। एक पोर्टल है। तो गति शक्ति एक तरीके से मंच की तरह है, एक फोरम है, और इसी फोरम के माध्यम से इसका मेन मकसद है, उद्देश्य है कि एक साथ काम कर सकते जितने भी सरकारी विभाग के लोग हैं, इस मुद्दा से संबंधित आपस में वार्तालाप बात करके, है ना, सभी संबंधित इससे मुद्दाओं को सॉल्व कर सके। इसके लिए इस प्लेटफॉर्म, इस मंच को बनाया गया, जिसका नाम है आपका गति शक्ति। गति शक्ति, पीएम गति शक्ति। तो याद रखिएगा, पीएम गति शक्ति में प्रश्न क्या पूछ सकते हैं कि ये प्लेटफॉर्म क्या है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है। रेलवे, रोडवेज सहित 16 मंत्रालय इसमें एकत्रित हैं। आपका कितने मंत्रालय, 16 मंत्रालय। 2019 में इस योजना को शुरू किया। 110 लाख करोड़ के रुपए के राष्ट्रीय और संरचना पाइपलाइन की भी इसमें समाहित किया गया है। भू स्थानीय डेटा 200 प्लस लेयर इसमें पेशकश किए गए हैं।
तो इस तरीके से आपके प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आशा है आपको पीएम गति शक्ति के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। दूसरी प्रश्न की ओर हम चलते हैं, जिसका दूसरी प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरी प्रश्न क्या है, हाल ही का एक खबर है, कल का आप जब आप अखबार को आप पलटेंगे, आप जाकर वीडियो भी देखिए, 19 सितंबर के करंट अफेयर के आई बटन पर जाकर क्लिक कीजिए, वहां पर देख सकते हैं। इसके अलावा वीडियो होगा, तो उसमें कहा गया कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, जिसको आप 1267 समिति के संदर्भ में कुछ कथन पर बात करता है, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है ये कहता है कि पहली बार 1999 में स्थापित किया गया था। सत्य बात है भाई, स्थापित किया गया था, है ना। ये प्रश्न क्या कर रहा है, सही कथन पूछ रहा है। याद रखिएगा, ये जरूर आप चेक कीजिएगा कि सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है। इसमें 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है कि ये पहली बार 1999 में स्थापित किया गया था। 11 सितंबर 2001 को के हमले के बाद ये आपका मजबूत किया गया। देखिए, आपको आसपास ये आया है कि चाइना ने फिर से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में जो 1267 में जो आतंकवादी सरगना लश्कर तैयबा जो है, उस संगठन के जो आतंकवादी जो है मीर को उसमें आपको ऐड करने से मना कर रहा है। भारत और अमेरिका वो चाहता है कि भाई उसको आतंकवादी जो लश्कर तैयबा के जो आतंकवादी है उसको डाला जाए यूएनएससी के 1267 आतंकवादी के लिस्ट में, लेकिन वो नहीं, उन्होंने ही अजमल कसाब और बाकी अन्य 26/11 के भी मामले में उसका है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इसे अब दर्शाया अल कायदा, अब इसे दाइश अल कायदा प्रतिबंध समिति के रूप में जाना जाता है ना। ऑफ कोर्स ये भी बात सही है, अभी हमने आपको बताया कि इससे संबंधित। और तीसरा है कि इसमें यूएनएससी के स्थायी सदस्य शामिल है। नहीं, इसमें अस्थाई के अलावा अस्थाई सदस्य भी इसके अंदर में शामिल है। तो तीसरा स्टेटमेंट तो गलत है, फर्स्ट और सेकंड सही है। तीसरा अगर गलत है तो इसके अकॉर्डिंग आप एलिमिनेशन प्रोसेस भी लगा सकते हैं, और इसके अनुसार मात्र ऑप्शन केवल फर्स्ट और सेकंड सही होगा। इसका क्या राइट आंसर होगा, फर्स्ट और सेकंड, ए इज अ राइट आंसर, जैसा कि हमने इसमें आपको बता दिया है। तो आतंकवादी की एक 1267 सूची की एक वैश्विक सूची है, जिसमें यूनाइटेड नेशन आपका सिक्योरिटी काउंसिल की मुहर होती है। यही पाकिस्तानी नागरिकों और निवासियों से भी भरा है। बहुत सारे आतंकवादी संगठन के लोग, सदस्य के लोग यूएनएससी के 1267 में आपको शामिल है। इससे क्या होता है, तो ये चीजें हैं, आपका एक तरीके से प्रतिबंध के लिए समिति है। ठीक है, याद रखिएगा, उसमें यूएनएससी के सभी अस्थाई और गैर अस्थाई सदस्य दोनों शामिल है, ना कि अस्थाई सदस्य। ठीक है, अब नेक्स्ट तीसरा प्रश्न जो है आपका, तीसरा प्रश्न कहता है आईएनएसी विक्रांत से। आपको पता होगा इंडियन नेवी वाला जो आईएनएसी जो है सबमरीन है, इंडियन नेवी सबमरीन, ये आपका विक्रांत के बारे में। सो ये कहता है पहला ऑप्शन कि भारत में निर्मित पहला विमान वाहक पोत है, सत्य बात है। और भारतीय नौसेना के लिए कोची केरल में कोची शिपयार्ड द्वारा इसको निर्मित किया गया था। ये बात दोनों सत्य है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए और बी होगा। इससे संबंधित कुछ चीजों पर बात कर लेते हैं जो बहुत ही प्रमुख है। सबसे बड़ी बात किया जाए कि आईएनएसी विक्रांत, आईएनएसी जो विक्रांत है, सिंपल सी भारत में निर्मित एक तरीके से कह सकते हैं कि पहला ऐसा भी है ऐसा जिस पर विमान वाहक पोत है, अर्थात उस पर विमान भी लैंड किया जा सकता है, लाया जा सकता है। भारतीय नौसेना के लिए कोची केरल शिपयार्ड, जिसको CASL कोची शिपयार्ड के द्वारा इसको निर्मित किया गया पहला विक्रांत श्रेणी का ये विमान वाहक पोत है। जहाज का आदर्श वाक्य क्या है भाई, आदर्श वाक्य है उनका, आइडियल जो लाइन जिसको बोलते हैं, जमे सह युधि अस्पृध, मतलब जो ऋग्वेद से लिया गया है, और इसका अनुवाद करता है कि मैं उन लोगों को हराता हूं जो मेरे खिलाफ लड़ते हैं। कितना अच्छी लाइन है कि भाई मैं उन लोगों को हराता हूं जो मेरे खिलाफ लड़ता है ना। तो ये लाइन जो है किसका है भाई, आईएनएस विक्रांत में जयेम सह युधि अस्पृधा, है ना। इसका हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं, आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, परंतु जानकारी के लिए इसको आप समझ सकते हैं। हाँ, इसके बारे में ये पूछ सकता है कितना मीटर लंबा है, 262 मीटर लंबा है ना।
कितना मीटर चौड़ा है भाई? तो 62 मीटर चौड़ा है ना। ये अधिसंरचना रही 30 मीटर की इसकी गहराई भी है, आपका डेप्थ है इसका। साथ साथ में अगर हम बात करें कि 29 के जैसा विमान वाहक जो है इसमें संचालित कर सकता है, टेक ऑफ कर सकता है, यहां से उड़ सकता है आपका, है ना। ये आपका स्ट्रोबार में कॉन्फ़िगरेशन के साथ। आप मिग विमान का नाम सुना होगा, मिग 29 जैसे विमान वाहक संचालित करने के लिए सक्षम है, आपका डिजाइन किया गया है इस तरीके से। इसके 30 विमान तक एक हवाई समूह को भी ले जाने के लिए उम्मीद है, जिसके मुख्य रूप से आपका मिग 29 हुआ, 24, 26 फिक्स विंग लड़ाकू विमान, ये सारे इस पर आईएनएस विक्रांत से लॉन्च किए जा सकते हैं। तो एक तरीके से बहुत बड़ा शिपयार्ड, बहुत बड़ा एक तरीके से आप कह सकते हैं शिप की तरह ये है। तो इससे प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो ये है मुद्रास्फीति। आप सभी को पता होगा मुद्रास्फीति के बारे में, जिसको आप इन्फ्लेशन कहते हैं, कि भाई जब किसी वस्तु के मूल्य बढ़ता है तो मूल्य के बढ़ने के कारण व्यक्ति के अंदर में खरीदने की ताकत कमजोर हो जाती है, कम हो जाता है, परचेजिंग पावर हमारा डिक्रीज हो जाता है, उसी को हम मुद्रास्फीति कहते हैं। और मुद्रास्फीति कई प्रकार के होते हैं, में हेडलाइन मुद्रास्फीति हुआ, कोर मुद्रास्फीति हुआ, आपका हाइपर इन्फ्लेशन हुआ, स्टैगफ्लेशंस हुए आपके, है ना, और आपके इसके साथ कोर इन्फ्लेशंस हुए, कई प्रकार क्रीपिंग इन्फ्लेशंस हुआ, कई प्रकार के मुद्रास्फीति होते हैं। तो यहां पर किस मुद्रास्फीति की बात कर रही है? ये हेडलाइन मुद्रास्फीति की बात करेगी। हेडलाइन मुद्रास्फीति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? और प्रश्न कर रहा है कि सही पूछ रहा है, आपका गलत नहीं, सही पूछ रहा है। दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है कि एक अर्थव्यवस्था के भीतर कुल मुद्रास्फीति का माप है। सही बात है, हेडलाइन मुद्रास्फीति एक तरीके से टोटल इन्फ्लेशन को मेजर करता है, ये बात सत्य है। लेकिन ये कह रहा है कि उपभोक्ता सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, हालांकि दो प्रकार के मेजरमेंट हैं। मेजरमेंट पैरामीटर अगर देखा जाए मुद्रास्फीति के दो प्रकार के, कौन कौन भाई? तो एक है आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और एक WPI, जिसको होलसेल प्राइस इंडेक्स या थोक, आप उसको थोक मूल्य सूचकांक कहते हैं। थोक मूल्य सूचकांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स कहा जाता है। ये दोनों बातें कही तो कहता है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में व्यक्त मुद्रास्फीति दर आमतौर पर हेडलाइन मुद्रास्फीति को दर्शाती है। 100% ये स्टेटमेंट आपका गलत है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज राइट। थोड़ा सा हम इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं कि वास्तविक रूप से हेडलाइन मुद्रास्फीति की बात क्या कहता है। हेडलाइन स्फीति की बात अगर कहे, इसको शीर्षक मुद्रास्फीति भी कहते हैं, तो हेडलाइन मुद्रास्फीति हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था, ओनली नॉट भारतीय अर्थव्यवस्था, सभी अर्थव्यवस्था की बात करें तो एक अर्थव्यवस्था के भीतर कुल मुद्रास्फीति को रिप्रेजेंट करता है। टोटल कितना मुद्रास्फीति है उस मुद्रास्फीति का माप है, जिसमें हम आपको खाद्य, ईंधन और सभी वस्तुओं के मूल्य के वृद्धि को भी शामिल करते हैं। जब कोर इन्फ्लेशन की बात होगी, अगर कोर अर्थात मूल्य मुद्रास्फीति की बात होगा, तो वहां पर सिर्फ खाद्य वस्तु, रोटी, कपड़ा, मकान, खाद्य और इंजन की ही वस्तु को मुद्रास्फीति में हम काउंट करते हैं। यहां पर हेडलाइन जो मुद्रास्फीति होगा उसमें टोटल मुद्रास्फीति की बात की जाए तो वहां पर क्या करेंगे? कोर मुद्रास्फीति होगा। वहां पर खास करके अगर आप देखेंगे तो खाद्य और ईंधन को हम एक्सक्लूड कर देते हैं, हटा देते हैं। लेकिन यहां पर हेडलाइन मुद्रास्फीति एक अर्थव्यवस्था के भीतर कुल मुद्रास्फीति का माप है, जिससे खाद्य, ईंधन और अन्य सभी को उसके अंदर में क्या करते हैं? आकलन करते हैं, काउंट करते हैं। अब बात हो रही थी कि वहां पर जो इसकी बात की जा रही थी, यहां पर थोक मूल्य सूचकांक की बात होता है, न कि CPI। सो थोक मूल्य सूचकांक में व्यक्त मुद्रास्फीति दर आमतौर पर हेडलाइन मुद्रास्फीति को दर्शाता। आपको बता दूं कि ये बताइए कि जब टोटल ओवरऑल की बात होगा तो किसी चीज को थोक में काउंट किया जाता है, WPI में। लेकिन उपभोक्ता अगर मूल्य सूचकांक की अगर हम बात करें, CPI की बात करें, तो उसके मूल्य के अक्सर जो है उच्च होते हैं, WPI से ज्यादा होता है। कि WPI जो है, WPI अगर हम परंपरागत रूप से सुर्खियों में इसलिए है भाई WPI पहले, क्योंकि WPI में ही मेजर होता था। लेकिन 2016 के बाद जो है हमारा जो इन्फ्लेशन का मेजरमेंट CPI के फॉर्म में होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के फॉर्म में होता है ना। तो इसके लिए हेडलाइन के लिए क्या होगा? आपका थोक मुद्रा सूचकांक में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, डिटेल से पढ़ने के लिए आप इंडियन इकोनॉमिक्स की हमारी क्लास है, उसमें आप देखिए, एकदम सारे वीडियोस आपको मिलेंगे वहां पर। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट जो क्वेश्चन है, वो लास्ट क्वेश्चन है आपका केंद्रीय दत्तक। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन
आपका प्राधिकरण की बात करता है। अभी आपको इसमें कानून में बदलाव किया गया है, जो सेंट्रल एडॉप्शंस की अगर चाइल्ड वाली जो बातें हैं उसमें केंद्रीय दत्तक ग्रहण जो संसाधन प्राधिकरण है उसमें आपको क्या किया गया है, उसके अंदर में काफी कुछ बदलाव किए गए हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, इसके बारे में ये बात करेंगे कि आखिर क्या कहता है प्रश्न में। सही पूछ रहा है कि सही क्या होगा। पहला, यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सत्य बात है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत कार्य में एक संवैधानिक निकाय है, ये बात सत्य है पहला। दूसरा, ये अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण 1993 पर हेग कन्वेंशन प्रावधान के अनुसार काम करता है, ये भी बात सत्य है भाई, अंतर में आपका हेग की तरह काम करता है। दूसरा, प्राधिकरण मुख्य रूप से अपनी मान्यता प्राप्त और संबंध गोद लेने वाली एजेंसियों के माध्यम से अनाथ, आत्मसमर्पण और परित्यक्त बच्चों की गोद लेने का काम संभालता है। ये थोड़ा सा यहां पर इस प्रश्न में आपका उत्तर में डाउट है, इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट और सेकेंड के जगह पर आप अगर देखें तो इसका आंसर होगा बी होगा। फर्स्ट आंसर में अगर देखा जाए तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की अगर हम बात करें, इसमें एक नोडल एजेंसी है, इसके तहत काम तो करता है, तो इसका आंसर बी है। सेकेंड एंड थर्ड, चलिए चेक करते हैं सेकेंड और थर्ड क्या कहता है भाई, इसके बारे में थोड़ी सी हम जान लेते हैं। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, जिसको हम कारा कहा जाता है, कारा का मतलब होता है सेंट्रल एडॉप्शन रेगुलेशंस एक्ट की बात अगर कहे तो ये भारतीय बच्चों को गोद लेने के लिए भारत का एक नोडल प्राधिकरण है। ये महिला बाल विकास परियोजना में भारत सरकार के तहत कार्यरत एक वैधानिक निकाय है। यहां पर क्या कहा जा रहा था, यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर कहा जा रहा था कि वैधानिक निकाय की बात, ये संवैधानिक निकाय है, जबकि ये संवैधानिक निकाय नहीं है। ये क्या है, संवैधानिक निकाय नहीं, एक वैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाता है, जैसे यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना। तो इसलिए अगर फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, गलत है, आपका सी भी गलत हो जाएगा फर्स्ट के कारण। हाँ, सेकेंड और थर्ड इज राइट, इसलिए सेकेंड थर्ड क्या होगा, सही, बी इज राइट आंसर होगा इसका। क्लियर है आपका, बी इज राइट आंसर होगा। तो आप इसमें देख सकते हैं इससे संबंधित बात कि ये भारतीय में क्या है, किस तरीके नोडल एजेंसी है आपका, है ना, बाल विकास मंत्रालय के अंदर में आता है, वैधानिक निकाय है ये, न कि संवैधानिक निकाय है। ये आपका हेग कन्वेंशन के प्रावधानों पर काम करता है ना। 1990 में एक किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत भी एक वैधानिक निकाय पर काम करता है। तो ये जो था 5 जो सबसे प्रमुख न्यूज के बेस के आधार पर ये आपका एमसीक्यू था। तो इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिले और आपकी तैयारी बेहतर हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।